Hello everyone, welcome back to online learning of class 12 business studies. And for today's tutorial, I will be dealing and explaining chapter number 9 of part B, that is financial management. In my previous tutorial, I had introduced chapter number 9, that is your financial management, followed by the concept of business finance, its need, concept of financial management, its aspect, its objective, and various financial decisions taken in context to business affairs. Wherein मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं दैट इज 3 इन नंबर, अगर इसको ब्रॉडली क्लासीफाई या कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इनके फैक्टर्स विच अफेक्ट टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड योर फाइनेंसिंग डिसीजन ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया था या आपको रिलेट करवाया था. सो आज के ट्यूटोरियल के लिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर डिविडेंड डिसीजन, दैट इज योर थर्ड कैटेगरी ऑफ योर फाइनेंशियल डिसीजन. So let's get started with it. So dividend refers to that part of profit which is distributed among its shareholders, right? So shareholders जब भी पैसा invest करते हैं तो of course they expect a return from that money that they have invested. वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक पर्पस की वजह से, एक रीज़न की वजह से करते हैं, एक मोटिव की वजह से करते हैं. दैट मोटिव इज़ टू सिक्योर योर डिविडेंड फैक्टर. सो जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो एज द बिजनेस हाउस टू द शेयर होल्डर्स. So dividend decision involves deciding the amount of profit to be distributed among shareholders and the amount of profit to be retained in business to meet its business requirements. In simple terms, जब भी बिजनेस डिविडेंड डिसीजन को लेती है तो यहाँ पे वो दो डिसीजन के बारे में सोच रही है. सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें से कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी यूज सो एज टू शेयर विद द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू बी पेड टू देम. एट द सेम टाइम इनको ये भी सोचना होता है कि आउट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अपने बिजनेस में वो रिटेन करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, सो दैट जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है फ्यूचर के परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंगली वो बिजनेस को मीट आउट कर पाए. सो यहाँ पे दो फैक्टर्स को या दो डिसीजन को लेते हैं जब डिविडेंड डिसीजन की बात होती है. सो इफ आई टॉक अबाउट द डिविडेंड डिसीजन देन ऑफ कोर्स जो डिविडेंड को आप पे करते हो अपने शेयर होल्डर्स की वो डेफिनेटली रिजल्ट होता है इन करंट इनकम फॉर द शेयर होल्डर्स. बिकॉज डिविडेंड जो है वो जब रिसीव करेगा आपका शेयर होल्डर तो डेफिनेटली उसकी इनकम ही रिफ्लेक्ट होती है बाय मीन ऑफ दिस डिविडेंड. जब हम रिटेन्ड अर्निंग की बात करते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, ये वो प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट है जो कि आप सस्टेन करते हो, री इन्वेस्ट करते हो, दोबारा से पैसे को लगाते हो बिजनेस में सो एज टू मीट आउट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. आई होप कि आपको याद होगा रिटेन्ड अर्निंग इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो कि आपके 11th क्लास का पार्ट है. या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है. सो इन क्रक्स और इन नटशेल जो आप बिजनेस में अर्न करते हो, जो पैसे आप सिक्योर करते हो, जो प्रॉफिट आप कमाते हो उसमें से कुछ पैसे जब आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हो सो एज टू मीट द फ्यूचर नीड फैक्टर, उस अमाउंट ऑफ मनी को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. इसको हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं. So dividend decision depends on the expectation of the shareholders and opportunities for profitable investment of retained earning. सो डेफिनेटली जब हम डिविडेंड डिसीजन के बारे में सोचते हैं तो ऑफकोर्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स. एंड शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा, ऑफकोर्स वो आपसे ज़्यादा रिटर्न ही एक्सपेक्ट करेंगे. बट एट द सेम टाइम एज अ बिजनेस फर्म यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर अबाउट द इन्वेस्टमेंट टू बी मेड इन द फॉर्म ऑफ योर रिटेन्ड अर्निंग सो एज टू मीट योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. तो ये दोनों के बीच में आपको बैलेंस करना ज़रूरी होता है. The retained earning constitute an easy available source of finance and helps in increasing future earning capacity of the company. However, it is important to note that good dividend policy will enhance the market value of shares of firm, which means that अगर आप ज़्यादा फोकस करते हो अपने शेयर होल्डर्स की नीड के ऊपर तो ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैप्पियर रहेंगे आपके साथ रिलेट करने के लिए. एंड इन द नियर बाय फ्यूचर अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट आती है, फंडिंग की रिक्वायरमेंट आती है तो यू कैन ईजिली ऐड मोर ऑफ द शेयर होल्डर्स. बिकॉज अगर आप अच्छा डिविडेंड उनको ऑफर करते हो एज अ शेयर होल्डर तो फॉर श्योर वो आपके बिजनेस में हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा मनी जो होगा वो ऑफर कर सकते हैं. सो डेफिनेटली एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी आपकी मार्केट वैल्यू, आपके शेयर्स के प्राइजेस को भी इनहांस कर सकती है. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू क्रिएट अ परफेक्ट बैलेंस इन टर्म्स कि आपको कितना पैसा यूज़ करना है डिविडेंड के फॉर्म पे आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस.
नाउ लेट्स कवर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। तो सबसे पहला है आपका अर्निंग। सो डिविडेंड आर ऑफ कोर्स पेड आउट ऑफ योर अर्निंग ओनली, राइट। आपका जो करंट और आपका जो प्रीवियस अर्निंग्स होती है आप उसी को यूज़ करते हो, उसी प्रॉफिट को यूज़ करते हो सो एज टू पे द डिविडेंड फैक्टर। सो मोर अर्निंग विल ऑफ कोर्स इंश्योर ग्रेटर डिविडेंड। एंड अगर आपके पास लेस अर्निंग होगी तो डेफिनेटली जो आप डिक्लेरेशन करोगे आपकी डिविडेंड रेट का वो कम होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी अर्निंग फैक्टर। Next factor is your stability of earnings. So company with stable and regular earning can afford to declare higher dividend as compared to a company which does not have much stable kind of earning, of course. So अगर आपका business, आपकी जो companies हैं, आपकी जो company है अगर वो generally follow करती है कि आपके पास stable kind of earning है तो definitely आप ज़्यादा stable form पे dividend को declare कर सकते हो, higher dividend को declare कर सकते हो। But if you're not sure about the अमाउंट ऑफ अर्निंग, अगर वो कांस्टेंट या स्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लो डिविडेंड को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सो सम कंपनीज फॉलो द पॉलिसी ऑफ पेइंग स्टेबल एंड स्टेडी काइंड ऑफ डिविडेंड एज इट सेटिस्फाइज द शेयर होल्डर्स एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग कंपनीज रेपुटेशन। विच मीन्स कि जो कुछ कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो स्टेबल काइंड ऑफ पॉलिसी को फॉलो करती हैं दैट कि दिस इज़ समथिंग जो कि हम हमेशा आपको पे ऑफ करेंगे। सो बाई मीन ऑफ दिस जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे कैन ईजली गेट टू नो दैट वॉट विल बी द अर्निंग परसेंटेज जो उनको मिलेगा या किस फॉर्म पे उनको पैसे मिलेंगे। सो ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सकता है। एट द सेम टाइम कंपनी की रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए भी इट इज़ गुड इनफ कि वो स्टेबल काइंड ऑफ डिविडेंड को फॉलो करते हैं, पॉलिसी को फॉलो करते हैं। But small investors and even big companies and financial institutions prefer to invest in a company with regular and stable dividend policy. So इसके साथ एक और profitability या आपको preference क्या मिल जाता है that कि as an investor if I am investing somewhere, so definitely आप अगर कहीं पे invest कर रहे हो तो जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं फॉर श्योर उनका भी एक क्लियर कट माइंड होता है दैट कि एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आनी चाहिए, स्टेबल काइंड ऑफ इनकम आनी चाहिए। सो अगर आप स्टेबल काइंड ऑफ डिविडेंड पॉलिसी को यूज़ कर रहे हो टू पे ऑफ योर डिविडेंड फैक्टर देन ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आर लॉट। सो फॉर दिस 3 तरीके के स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज़ को यूज़ किया जा सकता है। First is your constant dividend per share. So in this policy, a certain fixed amount per share is fixed or paid as dividend each year, respective of the level of earning. For example, कि अगर फिक्स किया गया है कि 2.5 रुपीज़ आपको डिविडेंड पे होगा ऑन शेयर ऑफ ₹10। सो चाहे एज अ फर्म आपकी कितनी भी अर्निंग क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा अर्निंग क्यों ना हो, बट यू आर गोइंग टू पे अ फिक्स काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर। दैट इज़ जो भी मैंने एग्जाम्पल कोड किया उसमें हम लोग को ₹2.5 देने होंगे एज डिविडेंड अगर शेयर का जो वर्थ दैट इज़ ऑफ ₹10। सेकेंड जो डिविडेंड पॉलिसी आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ कॉन्स्टेंट पे आउट रेशियो। सो अ फर्म पेज अ कॉन्स्टेंट परसेंटेज ऑफ नेट अर्निंग एज डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स। जैसे कि अगर यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है दैट दे आर गोइंग टू पे 10% ऑन प्रॉफिट, दैट इज़ मतलब जो 10% ऑफ जो भी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी उसका 10% दे आर गोइंग टू यूज़ एज टू पे ऑफ योर डिविडेंड फैक्टर। तो दिस इज कॉन्स्टेंट पे आउट रेशियो। आपने यहाँ पे एक फिक्स परसेंटेज को बना दिया है। नेक्स्ट वी हैव कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। सो इस पॉलिसी के अंदर यूजुअली एक फर्म जो है वो पे करती है फिक्स डिविडेंड, जैसे कि हमने बात करी थी वो ₹2.5 डिविडेंड को पे करेगी ऑन अ शेयर ऑफ ₹10। वो तो देगी ही देगी, बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को सिक्योर करती है सो डेफिनेटली एडिशनल डिविडेंड भी पे आउट किया जा सकता है एज योर बोनस। सो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि डिविडेंड को पे ऑफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो एज अ कंपनी। नेक्स्ट फैक्टर इज़ योर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और योर अपॉर्चुनिटीज़। सो कंपनी जो कि प्रेफर करती हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ वो रिटेन करना चाहेगी ज़्यादा मनी इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बिकॉज फाइनेंस की रिक्वायरमेंट फॉर श्योर होगी अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। सो जो रिटेन्ड अर्निंग है एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वो सेल्फ फाइनेंसिंग का ऑप्शन है जहाँ पे यू डोंट हैव टू बोरो मनी फ्रॉम एनीवन, यू डोंट हैव टू पे इंटरेस्ट फैक्टर ऑल्सो। तो ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है एज कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज जो कि कंपनी को मिल सकता है। सो इस केस में अगर कंपनीज एम करती हैं टू अटेन ग्रोथ in the nearby future, so definitely they are going to declare less of the dividend as compared to the companies जो कि aim नहीं कर रही हैं as such growth plans को। Next factor is your cash flow position. So जब भी पेमेंट की बात होती है, डिविडेंड की पेमेंट की बात होती है, of course it is an outflow of your cash, right? So जो फर्म है, if the firm's ability is to pay dividend,
डिपेंड्स अपॉन इट्स योर कैश पोजीशन। तो आपके पास आपको कितना डिविडेंड को डिक्लेयर करना है, किस हिसाब से आप डिक्लेयर करोगे, किस नॉर्म पे आप डिक्लेयर करोगे, कौन सी पॉलिसी को फॉलो करोगे, यूज़ करोगे, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर कैश पोजीशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फैक्टर। सो इन केस अगर आपके पास सरप्लस कैश है, सो उस टाइम पे आप ज़्यादा डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हो। हाउएवर अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है या पैसों की कमी है, अप्रोप्रिएट अवेलेबिलिटी ऑफ कैश नहीं है, सो कंपनी डिक्लेयर कर सकती है या तो लो डिविडेंड या तो वो डिक्लेयर नहीं भी करे डिविडेंड को, ये भी वो फॉलो कर सकती है। सो जो कैश फ्लो पोजीशन है डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सो एज टू डिसाइड कि कितना एक्सटेंट या कितना अमाउंट ऑफ मनी विल बी यूज टू पे ऑफ द डिविडेंड फैक्टर। Next factor is your shareholders' preference or preference of shareholders. So the preference of shareholders are usually kept in mind while declaring dividend, of course. So if the company has a larger number of retired, old or financially sound इतने shareholders नहीं हैं, so उस point of time पे it will declare more dividend as such shareholders expect your regular and stable kind of dividend to be paid. But अगर आपके जो shareholders हैं अगर उनका जो स्टेक है दैट इज़ दे आर यंग, दे आर स्टेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस, तो कंपनी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लो डिविडेंड को भी डिक्लेयर कर सकती है। एंड बट ऑफ कोर्स एज अ शेयर होल्डर हमेशा आपके माइंड में तो यही रहेगा, आपका यही डिज़ायर रहेगा दैट जो कंपनी है जो डिविडेंड आपको पे ऑफ करेगी वो अच्छा पे करे, सो दैट आपका जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो इंटैक्ट रहे। बट you have to take care of the conditions as well so as to decide a perfect kind of decision to be made. Next important factor is your taxation policy. So in the present taxation policy जो dividend हम pay out करते हैं right to the shareholders, वो basically आपका tax free इनकम हो गई आपकी इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर्स, एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गई उसके ऊपर आपको टैक्स को पे ऑफ करना होता है एज अ कंपनी, एज अ फर्म। सो इन दिस केस हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे अफेक्ट करता है इस चीज़ से। कंपनी जो है वो प्रेफर करेगी लेसर डिविडेंड अगर टैक्स रेट यहाँ पे ज़्यादा है। हाउ अगर टैक्स रेट कम होता है तो कंपनी डेफिनेटली डिक्लेयर कर सकती है हायर डिविडेंड रेट्स को, बिकॉज एक तो वो वैसे ही डिविडेंड पे ऑफ कर रहे हैं आपको, दैट अगर वो हायर आपको पे कर रहे हैं वो भी उनका एक एक्सपेंस हो गया, एंड जो वो यहाँ पे टैक्स को पे ऑफ कर रहे हैं वो भी अगर उसमें परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, वो भी पैसे उनको ज़्यादा पे करने होंगे, तो ओवरऑल इनका जो एक्सपेंस होगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज लीगल कंस्ट्रेंट्स. So every company has to comply with the provision of the Companies Act, of course, while declaring the dividend, because वो जो law है, वो जो act है, वो govern करता है the functioning of the companies. So according to provision, the company has to provide for present and past depreciation on assets and create various form of reserves before actually declaring the dividend. So ये जो provision है वो determine करते हैं कि आपके पास कितना left out amount of profit होगा which can be used as dividend को जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। सो अगर ऐसा कोई लीगल कंस्ट्रेन और भी होगा आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेड या कंपनीज एक्ट के कोई प्रोविजन में गिवन होगा तो फॉर श्योर यू हैव टू फॉलो दैट ऑल्सो। सो ये एक बाउंडेड काइंड ऑफ कंस्ट्रेन होता है जो कि आपको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इज़ योर स्टॉक मार्केट रिएक्शन. सो जो रेट ऑफ डिविडेंड है और जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं या इंटर रिलेट या डायरेक्टली रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ. A higher rate of dividend has a positive impact on the market price of the shares. Definitely अगर आप यहाँ पे ज़्यादा डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके जो इंटरेस्ट फैक्टर होगा, जो लोग आपके शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, शेयर होल्डर्स एड ऑन होना चाहेंगे, वो काफ़ी बढ़ जाएंगे एंड इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. वेराज अगर लो रेट ऑफ डिविडेंड आप देते हो सो वो स्टॉक मार्केट पे डेफिनेटली आपके शेयर प्राइस को कम दिखा सकता है या कम रिफ्लेक्ट करेगा. सो मैनेजमेंट शुड कंसिडर द इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डिविडेंड. राइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होगा. नेक्स्ट फैक्टर इज़ योर कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. सो जब एक कंपनी बोरो करती है पैसा फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स को जब वो यूज़ करती है, सो जो लेंडर होता है वो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे सर्टन रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकता है आपके ऊपर, बिकॉज चाहे वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर क्यों ना हो. राइट, सो जो कंपनीज हैं उनको दे हैव टू कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट वॉलेट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लेंडर, बिकॉज वो उन पैसों को यूज़ कर रही है जो कि लेंडर ने उनको प्रोवाइड करवाया एज अ कंपनी और द बोरोअर ओवर हियर. सो कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स अगर आपके पास गिवन है या नॉर्म्स या प्रोविजन गिवन है तो ऑफकोर्स यू हैव टू फॉलो दैट.
अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सटर्नल सोर्स जिसको हम यूज़ करें, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों करेगी, राइट? वो इसीलिए करेगी बिकॉज दे रियली वांट टू गेट देयर मनी बैक, उनको अपने पैसे वापस चाहिए। सो फॉर दैट रीज़न वो इंश्योर कर रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिविडेंड के फॉर्म पे डिक्लेयर कर दोगे तो आपके पास अमाउंट जो बचेगा वो कम बचेगा, तो माइट भी कंस्ट्रेन हो सकती, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट फॉलोड बाय द इंटरेस्ट फैक्टर। सो इस चीज़ को वो सिक्योर करने के लिए आपके ऊपर यहाँ पे एक नॉर्म या एक प्रोविजन को या एक क्लॉज को इम्प्लीमेंट कर देती है। एंड लास्टली वी हैव द असेस टू योर कैपिटल मार्केट। सो अगर एक फर्म जो कि कैपिटल मार्केट के थ्रू, राइट, बहुत ईजिली, मतलब एक बड़ी फर्म जो कि ईजी एसेस को होल्ड करती है कैपिटल मार्केट में, चाहे वो फाइनेंशियली साउंड है या या तो उस काफ़ी लार्जर स्केल पे वो ऑपरेट करती है, वट एवर इज़ अ रीज़न, अगर वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है इन इस परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंगली, तो वो डिपेंड हो सकती है ईजिली ऑन लेस ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग, एंड वो फॉलो कर सकते हैं लिबरल काइंड ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, बिकॉज जितना ज़्यादा वो डिविडेंड को यहाँ पे डिक्लेयर करेगी उतना ज़्यादा उनको यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट या रिस्पॉन्स मिलेगा स्टॉक मार्केट कंडीशंस में, शेयर प्राइजेस को बढ़ते हुए वो देख सकते हैं। सो वेन एवर दे आर इन टू द नीड ऑफ द मनी फैक्टर, तो ऑफकोर्स वो पैसों को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सो इस चीज़ को वो यूज़ कर पाएंगे इफेक्टिवली। सो अगर आप कैपिटल मार्केट को इजीली टैप कर सकते हो, इजीली यूज़ कर सकते हो एज अ सोर्स टू बोरो मनी, तो यू कैन डिक्लेयर मोर ऑफ द डिविडेंड एंड यू कैन रिलाई ऑन लेस ऑफ योर रिटेन्ड अर्निंग, बिकॉज आपके पास असेस है तो आप कैपिटल मार्केट के थ्रू कभी भी फंडिंग को एक्यूमुलेट कर सकते हो ईजियर वे में। सो हियर इन आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सो एज टू टेक अ साउंड काइंड ऑफ डिविडेंड डिसीजन। सो यहाँ पे हमने तीनों ही जो आपकी फाइनेंशियल डिसीजन है, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, उसको कंप्लीट कर लिया है। सो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।